आइए अब जरा हम पुराने विमुद्रीकरण के कारणों को समझें। लोगों को यह वहम है कि विमुद्रीकरण की जो प्रोसेस है वो फरवरी में शुरू हुई और अ, अभी 8 नवंबर तक चली और उसके बाद ये प्रोसेस चली। ये ठीक है, विमुद्रीकरण के विषय में सरकार ने कब सोचा और कब क्या किया, परंतु विमुद्रीकरण के कुछ कारण पुराने तारों से जुड़े हुए हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। आइए कुछ समझते हैं। देखिए, करेंसी किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, मुद्रा आवश्यक है, मुद्रा की ज़रूरत हमेशा रहती है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके अंदर कैश न चलता हो। अमेरिका ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, हर एक में कैश की आवश्यकता है। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें कि कैश का रेशो जीडीपी से क्या होता है। आपके देश का सकल घरेलू उत्पाद जो भी है उसके कंपैरिजन में आपका कैश कितना है, ये महत्वपूर्ण होता है। कैश तो हर एक को चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ यही बता दूं, कुछ लोग बार बार कैशलेस की बात करते हैं। हम लोग कैशलेस की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग लेस कैश की तरफ जा रहे हैं। 500,000 की नोटबंदी की बात हुई है, 150 की नोटबंदी की बात नहीं हुई है, उसको चलाना है। सो आइडियली हमारे पास 8% के आसपास कैश से जीडीपी का रेशो होना चाहिए। माने जितना जीडीपी है, 1 लाख करोड़ का आपका जीडीपी है, तो आपके पास 8,000 करोड़ का आपका कैश होना चाहिए, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। समझते हैं और में क्या है। ये मैंने आपके सामने एक कैश टू जीडीपी रेशो दिखाई है। 8% मैंने आपको अभी बताया कि वर्ल्ड में इसको नॉर्मल लिया जाता है। सऊदी अरेबिया 8.2 पर है। आप ऊपर देखिए, स्वीडन को देखिए, साउथ अफ्रीका को देखिए, यूके को देखिए, ये सारे देश 5 से कम है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, यूके, साउथ अफ्रीका, टर्की, कोरिया, मैक्सिको, यूएस 6 से 7 होते हुए, सिंगापुर हमारे पास 9.55 है, इंडिया हमारा 10.86 है। ये 2015 की रिपोर्ट है। इनफैक्ट अब ये 10.86 भी बढ़ करके 12 के आसपास चला गया है। तो ये जो कैश टू जीडीपी रेशियो है ये खतरनाक है, क्योंकि जितना ज्यादा कैश होगा आप उतना ज्यादा कैश में डीलिंग करेंगे। जितना कैश में डीलिंग करेंगे उतनी ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन नहीं होंगी और वो आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड्स का कारण बनती है। अब आगे देखिए। अब मैं आपको एक पुरानी बात पे लेके चलता हूं, लगभग 20 साल पुराना। 99 से इस बात को हम समझते हैं। 99 के अंदर हमारे पास कैश टू जीडीपी 9.4% थी। हमारे पास लगभग 8 से 9-10 करोड़ बैंकिंग अकाउंट उस समय थे। आज 2016 में कैश टू जीडीपी आपका 12% हो गया, बैंकिंग ज्यादा होगी, 28 करोड़ अकाउंट्स हो गए। 1999 के अंदर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि बहुत कम इस्तेमाल हो। आज बहुत अधिक डेबिट, क्रेडिट, एनईएफटी, आरटीजीएस होने के बावजूद, 28 करोड़ अकाउंट होने के बावजूद आपके पास आपका कैश जो है जीडीपी के 12% को क्रॉस कर गया। दूसरी बात से समझिएगा, पहले 1999 में हायर डिनोमिनेशन 500 और 1000 के 29% थे, 29%, और हमारी पूरी करेंसी लगभग 1.96 लाख करोड़ की थी। अब हायर डिनोमिनेशन हमारे पास हो गया 85% टोटल करेंसी, जो 16.63 लाख करोड़ का है, तो 16.63 लाख करोड़। अब आप देख सकते हैं लगभग 17 सालों में हमारे पास टोटल करेंसी 8 गुना बढ़ गई है। और हमारे पास परसेंटेज वाइज अगर आप देखना चाहें तो जहां 29-30% था वो लगभग 85% हो गया, 2.5 गुना बढ़ चुका है, 2.5 गुना से ज्यादा, 2.25 गुना बढ़ चुका है। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है। इसका प्रभाव क्या है, जब तक आप इकोनॉमी में उसको नहीं समझेंगे शायद आपको लगेगा हायर करेंसी की आवश्यकता से परेशानी क्या हुई है। ये रिजर्व बैंक के अंदर अपुष्ट समाचार हैं कि जितनी करेंसी सरकार निकालती है 50% बैंक में कभी नहीं आती। यहां तक कहा गया है कि 1000 के नोट में 2/3 वापस नहीं आता और 500 के नोट में आधा वापस नहीं आता। देखिए, करेंसी का काम इकोनॉमी में ब्लड की तरह होता है। आपके शरीर में जैसे रक्त संचार की आवश्यकता है, अगर आप किसी स्थान पर रक्त को रोक देंगे तो वो शरीर का हिस्सा सड़ जाएगा। यही हालत करेंसी की है। करेंसी यदि इकोनॉमी में रुक जाएगी कहीं पर, तो जिस हिस्से में करेंसी रुकेगी वो इकोनॉमी को वहां पर रोक देगी। इसलिए करेंसी को फ्लो में रहना जरूरी है। लेकिन बड़े नोट होने के बाद यह पाया गया
50-60% की आपकी करेंसी जो है वो बीच में आपने चला दी है, वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने आपको बताया 1/3 करेंसी उसमें ले लिया आपने, तो वो प्रॉब्लम करती है, 1/3 करेंसी ही वापस आ रही है इस वजह से। तो अब इसको थोड़ा और समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं देश की इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को, तो हमें यह समझना जरूरी है कि हम असल में कंट्री आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम इसको नापते कैसे हैं। अर्थशास्त्री आपके सामने बड़े बड़े नाम लगा देंगे, जीडीपी से नापना चाहिए, इन्फ्लेशन से नापना चाहिए, महंगाई से नापना चाहिए, गोल्ड प्राइसेस से आपको नापना है, सेंसेक्स पॉइंट से नापना है, एफडीआई से नापना है, एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग चीजें हैं। ये नॉर्मली माना जाता है कि ये सारी चीजें बढ़नी चाहिए। यदि एक स्वस्थ इकोनॉमी है तो उसके अंदर जीडीपी, प्रोडक्ट्स, इन्फ्लेशन, गोल्ड प्राइस, सेंसेक्स पॉइंट्स, प्रॉपर्टी, एफडीआई, एम्प्लॉयमेंट, ये सब साथ साथ बढ़ना चाहिए अगर एक हेल्दी इकोनॉमी ग्रो करती है। पर ऐसा हुआ नहीं। 1994 में देखिए हमारे जीडीपी की ग्रोथ हुई 5.4%, इन्फ्लेशन 4.6, माने जीडीपी की ग्रोथ से कम हमारी महंगाई की ग्रोथ हुई। और 2004 से 2010 की अगर आप 6 वर्ष देखिए तो जीडीपी का ग्रोथ हुआ 8.4%, पर महंगाई हुई 8.8%, माने जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा महंगाई का ग्रोथ हुआ, महंगाई अधिक बढ़ी। अब आप इसको दूसरे पैमाने में देखिए, सोना हमारा 4000 से 5800 गया 1999 से 2004 के बीच में। सेंसेक्स हमारा 3740 था, वो 5591 गया। माने लगभग आप ये देखेंगे कि दोनों की केस के अंदर हमारे पास जब 4000 से आप 5800 जाते हैं तो आप थोड़ा सा जो गेन ले रहे हैं 15-18% के आसपास, वही सेंसेक्स में गेन है, वही सब जगह गेन है। और अगर आप देखें तो जीडीपी का ग्रोथ भी वही है, क्योंकि 5.4% पर एनएम आपका ग्रोथ है। 5 साल का ले लीजिए तो लगभग 26-27-28%, वही हमारे पास इतना गेन, उसके आसपास थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए 2004 से 2010 के बीच में गोल्ड की प्राइस हमारी 3 गुना बढ़ गई, 300% इंक्रीज है, जबकि जीडीपी का ग्रोथ लगभग 50% है। 8.4 इंटू 6 ले लीजिए, लगभग 50% हो गया। गोल्ड का ग्रोथ 300%, सेंसेक्स का ग्रोथ 300%। यहां पर प्रश्न आता है कि गोल्ड और सेंसेक्स जीडीपी के तारतम्य में नहीं है, कोई नया चीज है जो कि खतरनाक है। अब आगे और देखिए 2001, 2002, 2003, 2004, भारत की आजादी से लेकर के 2004 तक कुल 5 वर्ष ऐसे आए हैं जिस समय भारत का करंट अकाउंट एक्सपोर्ट में सरप्लस रहा है। माने आपने आयात और निर्यात के बीच का जो घाटा होता है उसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से नापते हैं, तो आपने आयात ज्यादा किया, निर्यात कम, लेकिन कुछ 5 वर्ष ही ऐसे बचे हैं जिनमें आपने निर्यात अधिक किया है। 2001-2002 में पहली बार 705 करोड़ डॉलर का आपका पॉजिटिव रहा। 2002-2003 में 877 करोड़ का आपका पॉजिटिव रहा, माने आपने निर्यात अधिक किया, आयात कम किया। करंट अकाउंट सरप्लस इसको बोलते हैं। 2003-2004 में 780 करोड़ का आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। यही पर है 2004 के बाद वाले स्थिति में आ जाइए तो मैं आपको बताऊं, तो उसके बाद डेफिसिट फिर शुरू हो गया। 2007-8 में कितना है, 3097 करोड़, 3000 करोड़, लेकिन डेफिसिट। 8-9 में 2500 से ऊपर डेफिसिट, 9-10 में 5500 डेफिसिट। अब आप इसको कल्पना करें, जहां हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन उससे अधिक बढ़ रहा है, गोल्ड प्राइस 3 गुना बढ़ रही है और सेंसेक्स 3 गुना बढ़ रहा है, वहां पर हमारा करंट अकाउंट माइनस जा रहा है। इसको और समझें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहेगी इकोनॉमी में समझने के लिए, 1999 से 2004 के बीच में आपको 6 करोड़ जॉब्स क्रिएट की गई और इसी दौरान 27 लाख कुल क्रिएट हुई 2004-2010 से। इसीलिए इस पीरियड को कभी कभी जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। माने कागजों में हमारी ग्रोथ अच्छी है, सेंसेक्स हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, गोल्ड हमारी ऊपर जा रहा है, प्रॉपर्टी हमारी महंगी हो रही है, लेकिन न तो नौकरी पैदा हो रही है और हमारा करंट अकाउंट लॉस में गया।
कितना ज्यादा आप देखिए, 8-8, 3-3 हजार, 4-4 हजार। लेकिन जो पुरानी 5.4 की ग्रोथ थी 99 से 2004 को, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एज एक्सपेक्टेड वॉल स्ट्रीट जर्नल, एलन ग्रीनस्पैन, पॉल क्रेगमैन, इन सबकी नजर में 2004 से 2010 को आप गोल्डन पीरियड कहते हैं। वो गोल्डन पीरियड इसके लिए क्योंकि आप 8.4 पे ग्रो किए, आपका सेंसेक्स 300% बढ़ गया, आपकी गोल्ड प्राइस 3 गुना बढ़ गई, प्रॉपर्टी प्राइस 3.25 गुना बढ़ गई, तब आप उसको गोल्डन पीरियड बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, सेंसेक्स बढ़ रहा है। लेकिन सेंसेक्स का बढ़ना कभी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी की निशानी नहीं है। इसी चीज को अगर आप स्टडी करें, अब इसके कारणों को स्टडी कीजिएगा। इसका कारण ये रहा, जितना आपके यहां पर ज्यादा कैश पैदा होता रहा, वो कैश घूम फिर के प्रॉपर्टी में, सेंसेक्स में लगता रहा। इसलिए आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी, सेंसेक्स बढ़ा, गोल्ड बढ़ा। माने जो ब्लैक कैश रहा 2000 में 26% आपके पास 500 और 1000 के नोट थे, 2005 में अगले 5 साल में बढ़ के 57% हो गए, 2010 में 79% हो गए, 2015 में 84% हो गए। ये जितनी करेंसी आपकी बढ़ी गई, ये कहां गई? ये सब सिर्फ गई है गोल्ड में, प्रॉपर्टी में और स्टॉक्स में। गोल्ड में डायरेक्टली लोगों ने गोल्ड खरीदा, प्रॉपर्टी लोगों में आज भी जो बड़े मकान खरीदी आते हैं उसमें आधे से ज्यादा 50-60% आप नंबर 2 का पैसा देते हैं, ब्लैक में कैश देते हैं। और जो स्टॉक्स में है वो पैसा वाया पार्टिसिपेटरी नोट्स घूम करके जो सरकार ने नई मॉरिशस रूट से रास्ता बनाया था, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। वो सारा ब्लैक मनी हवाला से बाहर गया, वो घूम के पार्टिसिपेटरी नोट से वापस आया। ये सारा पैसा आपके पास, इसका मतलब जो आपकी ग्रोथ, मैं जिस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं सिर्फ एक ही बात को, जो आपकी ग्रोथ है जीडीपी की 8.4 जो आप दिखा रहे हैं, वो आर्टिफिशियली फेक बनाई हुई ग्रोथ है, असली ग्रोथ वो नहीं है। उस ग्रोथ में जो नजर आया है वो सिर्फ 20% लोगों का फायदा नजर आया है, 80% भारत को उससे कोई मतलब नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए डिमोनेटाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड आप देखिए। ब्लैक कैश हमारे पास था, देखिए ब्लैक मनी ब्लैक कैश में थोड़ा फर्क समझिए। ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में जाता है, ब्लैक मनी कैश उसमें जाता है, गोल्ड में जाता है, ब्लैक कैश से वो सब पैदा होता है। लेकिन असली ब्लैक मनी तो आपका ओवर इनवॉइसिंग से। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट है कि 30 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में ओवर इनवॉइसिंग और अंडर इनवॉइसिंग से पैसा बाहर गया है। आप किस करोड़ की बात कर रहे हैं? आपके पास टोटल करेंसी आपके पास 16 लाख करोड़ है, इसकी दुगुना तो बाहर जीएफआई कहता है, तो उसकी बात मत कीजिए। वो पैसा ब्लैक मनी बाहर जाने दिया। मैं कह रहा हूं ब्लैक कैश से क्या क्या पैदा हुआ? गोल्ड महंगा हुआ, प्रॉपर्टी महंगी हुई, कीमतें 4-4 गुना बढ़ गई, गुड़गांव में 4 गुना बढ़ गई 2 साल के अंदर, इतनी कीमतें बढ़ती गई, स्टॉक्स बढ़ा। अब जिन्होंने इस समय गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स में पैसा लगाया था, वो भारत के मात्र टॉप 20% लोग थे। मैक्सिमम बता रहा हूं, ये भी मैं कंजर्वेटिव फिगर है, 15 से 20% लोगों का इस देश में फायदा हुआ पिछले 20 वर्षों में, बाकी सबका नुकसान हुआ। गरीब और गरीब गरीब होता है। आप अंदाजा लगाइए, 2008 में पहली बार आपको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पैदा करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि रोजगार नहीं थे। 6 लाख रोजगार आपने पिछले 5 साल में दिए। पिछली आजादी से लेकर आज तक 6 लाख रोजगार, 6 करोड़ रोजगार कभी पैदा नहीं हुए। कब ये सुधरेगा? इसके लिए जरूरी है डिमोनेटाइजेशन। ये बड़ी करेंसी का नुकसान समझिए। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया किस प्रकार का नुकसान है, दूसरे में आपको पिछले 20 वर्ष का निचोड़ बता रहा हूं। इस वजह से हमको डिमोनेटाइजेशन करनी पड़ी। ये 6 महीने 8 महीने की बात नहीं है। इसके इफेक्ट अगर आप समझिए कितना बड़ा इफेक्ट हमारे साथ था। इनफैक्ट अर्थशास्त्री कहते हैं जीडीपी कम होगी। जी हाँ, बिल्कुल कम होगी, लेकिन वो अब जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम से कम एक्चुअल तो होगी। अभी तो नजर आने वाली ग्रोथ है। इतने मकान बन के रहने वाला कोई नहीं, उस ग्रोथ का मैं करूं क्या? रोजगार है नहीं लोगों को। इस वजह से ये वाली ग्रोथ अब कम से कम अब जो ग्रोथ आएगी वो एक्चुअल ग्रोथ आएगी। यही डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हैं।